नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। पटवारी को लेकर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है, उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो क्या रहता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉइल को लेकर कुछ एक क्वेश्चन है। विच सॉइल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है वो सूटेबल है? क्या वो रेड सॉइल होती है, या ब्लैक सॉइल होती है, या एलुवियल सॉइल होती है, या फिर लेटराइट सॉइल होती है? तो वो होती है हमारी कौन सी? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है किसके लिए? जो कॉटन की कल्टीवेशन होती है उसके लिए। ये जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ पर मिलती है? हमारी मालवा जो प्लेटू है उसके वहाँ पर जो है वो पाई जाती है हमारी कौन सी? ब्लैक सॉइल, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश का जो स्टेट है उसका एरिया, आपका महाराष्ट्र में और गुजरात में, राजस्थान का कुछ एक एरिया, वहाँ पे जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल जो है वो पाई जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉटन कल्टीवेशन में। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी ही जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलुवियल सॉइल इज़ मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? ज़मीन की जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से भारत के किस भाग में जो है वो पाई जाती है? पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, नॉर्दर्न प्लेन उत्तरी मैदान, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट, या फिर कोस्टल आंध्र या तटीय आंध्र? तो पूछ रहा है कि जो एलुवियल सॉइल है हमारी, जलोढ़ मिट्टी है, वो जो है वो इंडिया में कहाँ पर जो है वो पाई जाती है? तो वो हमारी पाई जाती है नॉर्थ या कि नॉर्दर्न प्लेन्स में, यानी कि उत्तरी मैदान में। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये इंडिया की सबसे मोस्ट फर्टाइल जो है वो सॉइल है, मतलब सबसे उपजाऊ जो है वो मृदा जो है वो है। और ये जो है वो कहाँ पर होती है? जो हमारा उत्तरी मैदान है वहाँ पर जो है वो ये पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा भी इंडिया में एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। ये 40% जो है वो पाई जाती है इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा भी जो मिट्टी मिलती है इंडिया में वो भी हमारी कौन सी है? एलुवियल सॉइल ही है, और नॉर्दर्न प्लेन में जो है वो मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका जो कैसा हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सॉइल इज़ रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम? कौन सी मिट्टी लौह और एल्यूमिनियम में सब में भरपूर होती है? एलुवियल सॉइल, या रेड सॉइल, या लेटराइट सॉइल, या डेजर्ट सॉइल? कौन सी होती है जो कि रिच होती है? किसमें? आयरन में और एल्यूमिनियम में जो है वो रिच होती है। तो वो होती है हमारी कौन सी? लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है वो हमारी आयरन और एल्यूमिनियम में जो है वो रिच होती है। तो सही आंसर इसका हमारा लेटराइट भी जो है वो हो जाएगा। जो रेड सॉइल होती है उसमें भी जो है वो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण ही जो रेड सॉइल होती है वो रेड कलर की होती है। एलुवियल सॉइल मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल होती है हमारी, वो हमारी एलुवियल सॉइल ही होती है। और सबसे ज़्यादा भी जो है वो एलुवियल सॉइल ही मिलती है। 40% जो है वो एलुवियल सॉइल ही मिलती है। उसके बाद हमारी रेड सॉइल मिलती है, फिर हमारी ब्लैक सॉइल जो है वो मिलती है। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है, उसके बाद हमारी लाल मिट्टी, फिर हमारी ब्लैक मिट्टी। सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल, फिर रेड सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल जो है वो पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? लेटराइट सॉइल जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सॉइल इज़ नोन फॉर इट्स सेल्फ प्लगिंग नेचर? कौन सी मिट्टी स्वयं हल चलाने की प्रकृति के लिए जानी जाती है? रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, या फिर पिटी सॉइल? कौन सी है? तो ये हमारी कौन सी मिट्टी होती है? अगेन हमारी कौन सी है? ब्लैक सॉइल जो है वो है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि इसमें खुद जो है वो दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें ऐसा देखा जाता है कि जैसे जो है वो पहले से ही जो है वो ज़मीन पर जो है वो हल चलाया गया हो। तो इसको बोलते हैं कि स्वयं हल चलाने का नेचर होता है इसमें। तो किस में होता है? वो ब्लैक सॉइल में जो है वो होता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ मोस्ट प्रोन टू सॉइल इरोजन? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी क्षरण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? क्या एलुवियल सॉइल होती है, क्या ब्लैक सॉइल है, या लेटराइट सॉइल है, या फिर माउंटेन सॉइल है? तो सबसे ज़्यादा जो हमारे
सॉइल इरोजन के लिए होती है वो होती है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल में सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं, मिट्टी क्षरण जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो होता है हमारा किस में, माउंटेन जो सॉइल है उसमें जो है वो होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत, देखते हैं। पहले स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो हिंदी में भी देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह उत्तराखंड में स्थित है। तो देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या रहता है। पहला स्टेटमेंट है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो सही बात है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो इंडिया का जो है वो पहला नेशनल पार्क था। इसका नाम अब जो है वो चेंज हो गया है। इसका अब जो नाम हो गया है वो है रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क इसका जो है वो प्रेजेंट में नाम हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा जो रिवर है, नदी है, वो हमारी जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच जो है वो बहती है, इसीलिए प्रेजेंट में उसका नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो हो गया है। पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यह उत्तराखंड में स्थित है, तो सही बात है, ये नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर, उत्तराखंड में ही है। तो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों कथन ही कैसे हो गए हमारे, सही जो है वो हो गए। तो ऑप्शन ए इसका कैसा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लायन। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ लोकेटेड इन आसाम। काजीरंगा नेशनल पार्क एशियाई शेरों यानी कि एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। काजीरंगा नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए नहीं है, वो हमारा 1 हॉर्न रहीनों के लिए फेमस है, एक सींग वाला गैंडा जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए जो है वो फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस नहीं है। स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यह आसाम में स्थित है, तो सही बात है, ये आसाम में ही पड़ता है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो है वो रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड जो सेकंड है वो हमारा ट्रू है। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका। काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ साथ आसाम में एक दूसरा नेशनल पार्क भी है जिसको बोलते हैं मानस नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ पर पड़ता है, आसाम में जो है वो पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 है, गिर नेशनल पार्क इज़ द ओनली नेशनल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। जो एशियाटिक लायन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, यह गुजरात में जो है वो स्थित है। तो देखते हैं, एशियाटिक लायन के लिए गिर जो है वो फेमस है। स्टेटमेंट 1 हमारा कैसा है, करेक्ट है। जो गिर नेशनल पार्क है वो हमारा गुजरात में पड़ता है। गुजरात जो ये वाला एरिया आता है हमारा मैप में, गुजरात वाला एरिया जो है वो पड़ता है ऐसे, ये वाला एरिया जो है वो गुजरात का पड़ता है। ये यहाँ पे जो है वो एशियाटिक लायन के लिए कौन सा फेमस है, हमारा गिर जो है वो फेमस है, और ये गुजरात में ही स्थित है, तो सही बात है। और ये एकमात्र है, मतलब ओनली नेचुरल हैबिटेट है, तो सही बात है, ओनली नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लायन का इंडिया में। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो गए, तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, सुंदरवन नेशनल राष्ट्रीय उद्यान गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का हिस्सा है। और सुंदरवन नेशनल पार्क इज़ अ पार्ट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा है, इट इज़ नॉन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, यह रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय गंगा ब्रह्मपुत्र, हाँ, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, कौन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर जो डेल्टा बनाती हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है वो जो नदी डेल्टा जो है वो है। तो और इसी का पार्ट है हमारा क्या, सुंदरवन। तो ये जो है वो सही स्टेटमेंट है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो सही है, यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ही फेमस है। तो
दोनों स्टेटमेंट्स हमारी कैसी हो गई, करेक्ट हो गई। तो इसमें कौन सा आएगा, हाँ ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बोथ आर ट्रू, दोनों ही जो है वो हमारी सही हैं। ऑप्शन सी इसका कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ही है रणथंभौर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन। ये बाघों की आबादी के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट को। रणथंभौर हमारा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, लेकिन ये एमपी में नहीं है। स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये हमारा कहाँ, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का एक नेशनल पार्क है, कौन सा, रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो राजस्थान में पड़ता है, ना कि मध्य प्रदेश में। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट है यह बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन। तो यस, ये हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये टाइगर की पॉपुलेशन के लिए ही फेमस है। तो फर्स्ट हमारा फॉल्स है और सेकंड हमारा सही है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। फर्स्ट इज़ फॉल्स एंड सेकंड इज़ ट्रू। एक गलत है और दूसरा जो है वो हमारा सही है। यही जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। राजस्थान के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो केवलादेव नेशनल पार्क हमारा, वो भी हमारा कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कुंभलगढ़ नेशनल पार्क पड़ता है, वो भी हमारा कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में जो है वो पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। जो बहुजन समाज पार्टी है, जो आपको ज़्यादातर यूपी में जो है वो देखने को मिलती थी। हालांकि अभी जब लास्ट टाइम यूपी में इलेक्शन हुए थे तो इनको सीटें नहीं मिली थी, लेकिन बीएसपी की जो लीडर हैं वो जो है वो सीएम भी रही हैं हमारी उत्तर प्रदेश की, मायावती जी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि बीएसपी के संस्थापक यानी कि फाउंडर जो है वो कौन थे। वो हमारे मायावती जी नहीं थी, वो थे हमारे कौन, कांशीराम जी। और ये पार्टी, ये जो बीएसपी जी है जो है वो ये हमारी बनी थी कब, 1984 में ये पार्टी जो है वो बनी थी और कांशीराम जी के द्वारा ये बनाई गई थी। और अभी जो है वो प्रेजेंट सिनेरियो में हम क्या दिखते हैं कि मायावती जी जो है वो इसकी मतलब प्रमुख लीडर हैं हमारी बहुजन समाज पार्टी की, और इसका सिंबल हाथी जो है वो है। तो लेकिन फाउंडर कौन थे, हमारे कांशीराम जी थे। 1984 में जो है वो ये पार्टी जो है वो बनी थी। और हाँ, इतना ही जो है वो है इनके बारे में। BR अम्बेडकर, तो हाँ जो ये पार्टी है ना, ये बीएसपी, ये मतलब ऐसे दलित की जो पार्टी है वो मानी जाती है। और बोलते हैं ये लोग कि हम जो है वो BR अम्बेडकर जी की जो आइडियोलॉजी है उनको जो है वो फॉलो करते हैं, ये बीएसपी वाले, बहुजन समाज पार्टी। मुलायम सिंह यादव की एक पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, SP। इनकी पार्टी SP है। लेकिन अभी इसमें करंट में कौन है लीडर, हमारे अखिलेश यादव जो है वो इसके लीडर है। तो मुलायम सिंह जी की पार्टी मैंने आपको बता दी थी। ये समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के बाद जो है वो इन्हीं का जो है वो सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इफ़ इट्स गेट। एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह प्राप्त करता है, देखो जो पार्टी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे नेशनल पार्टी, सबसे पहले मैं बताती हूँ, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, कोई भी पार्टी बनती है उसको नेशनल जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें रजिस्टर करना होता है। जब वो पार्टी वहाँ पर रजिस्टर होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करता है कि जो पार्टी रजिस्टर हुई है क्या वो नेशनल पार्टी है, क्या वो स्टेट पार्टी है, क्या वो रीजनल पार्टी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी होती है कब। तो इसके लिए इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन डिसाइड कौन करता है कि नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है या रीजनल पार्टी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करता है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि नेशनल पार्टी के लिए होना क्या चाहिए, 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स एंड 4 लोकसभा सीट्स होनी चाहिए, या फिर 10% ऑफ वोट्स इन नेशन वाइड जो है वो होना चाहिए, या 25% सीट्स इन लोकसभा होनी चाहिए, या मेजॉरिटी इन 3 स्टेट जो है वो होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा आपको फैक्चुअल है लेकिन याद रखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है कब, जब उसको 6% ऑफ वैलिड वोट्स मिलता है 4 या फिर
4 से ज़्यादा स्टेट्स में, या फिर वो 4 लोकसभा सीट्स जो है वो जीतती है, तभी कोई पार्टी जो है वो क्या बनती है, हमारी नेशनल पार्टी बनती है। और अभी रिसेंट में मतलब लास्ट जो नेशनल पार्टी बनी है वो हमारी कौन सी बनी है, आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी जो है वो बनी है। आम आदमी पार्टी बनी थी कब, हमारी 2012 में जो है वो बनी थी। अरविंद केजरीवाल जो है वो उनके द्वारा जो है वो बनाई गई थी, मतलब फाउंडर कौन है, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल है। 2012 में जो ये पार्टी बनाई गई थी। और झाड़ू जो है वो पता ही होगा आपको, इसका जो सिंबल जो है वो है। तो ऑप्शन ए इसका हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, जो हमारी संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। तो जो हमारी संविधान सभा थी उसकी जो मीटिंग हुई थी फर्स्ट, वो हुई थी हमारी कब, 9 दिसंबर 1946 को उसकी मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी, जिसको हेड किया गया था किसके द्वारा, उस टाइम पे क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके लिए जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन नहीं हुए थे। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो सीनियर मोस्ट पर्सन थे वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो जब ये पहली मीटिंग हुई थी तो सीनियर मोस्ट मतलब सीनियरिटी को देखते हुए प्रेसिडेंट को मतलब इसका चेयरमैन जो बनाया गया था मीटिंग का, तो वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था कि जो चेयरमैन थे उसका इलेक्शन करवा लिया गया था, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके परमानेंट जो चेयरमैन थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो वो बने थे हमारे कब, 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी डेट भी देख लो, ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को तो पता ही है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था संविधान सभा ने उसको एक्सेप्ट कर दिया था, और वो जो है वो इनेक्ट कब हुआ था हमारा, ये 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हुआ था। लेकिन पहली बैठक पूछ रहा है तो ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच प्लान डिड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओरिजिनेट, संविधान सभा का विचार किस योजना से उत्पन्न हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान से, या माउंट बेटन प्लान से, क्रिप्स मिशन से, या साइमन कमीशन से। तो वो हुआ था हमारा किससे, कैबिनेट मिशन जो प्लान था। ये प्लान कब आया था इंडिया में, 1946 में ये प्लान जो है वो इंडिया में जो है वो आया था। तो इसी प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया में क्या हुआ है, जो हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा क्या है, जिसने हमारे संविधान बनाया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। लेकिन ये किस प्लान के तहत बनाई गई थी, तो जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था हमारा 1946 में, उसके तहत जो है ये संविधान सभा हमारी बनाई गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। बाकी हम संविधान के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं यहाँ संविधान सभा के बारे में कि पहली मीटिंग कब हुई थी, सेकंड आपकी 11 दिसंबर को हुई थी, फर्स्ट 9 दिसंबर को हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, भारत के लिए संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि बनी कौन से प्लान से थी, तो कैबिनेट मिशन प्लान से बनी थी। लेकिन मांग किसने की थी सबसे पहले, एम.एन. रॉय ने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। तो की थी किसने, हमारी एम.एन. रॉय जी ने जो है वो की थी। उसके बाद जो है वो अंग्रेजों ने कब एक्सेप्ट किया था कि हम आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे, तो वो क्रिप्स मिशन में बोला था। लेकिन क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन में ही जो है वो प्लान में उसमें बोला गया था कि आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे, और उसके बाद ही जो वो संविधान सभा बनी थी। लेकिन सबसे पहले किसने की थी, एम.एन. रॉय जी ने जो है वो मांग की थी, लेकिन मानी नहीं गई थी उस टाइम पे। महात्मा गांधी जी के बारे में देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी कब जो है वो इंडिया आए थे, 1915 में जो है वो इंडिया आए थे। और जब ये 9 जनवरी 1915 को इंडिया में जो है वो आते हैं महात्मा गांधी जी, और 9 जनवरी को जब ही आते हैं तो उसके बाद ही क्या हम 9 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं, एनआरआई डे जो है वो मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि गांधी जी विदेश से जो है वो इंडिया लौटे थे। पैसे जो है वो बीच में भी आए थे, 1901 में भी जो है वो उन्होंने कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट जो है वो किया था। महात्मा गांधी जी की अगर आप ऑटोबायोग्राफी देखो तो इन्होंने लिखा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो है वो इनकी हमारी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। इनका न्यूज़पेपर देखोगे तो हिंद स्वराज भी पढ़ता है, इंडियन ओपिनियन भी इनका ही है। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में देखते हैं तो इनकी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये एकमात्र हमारे
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जिन्होंने लगभग 17 साल जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। और बी आर अम्बेडकर जी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी हमारी, कौन सी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके भी हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी। इनके न्यूज़पेपर की बात करें तो बहिष्कृत भारत, इनका जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो है वो था, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा रीजनिंग से है। देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ वुमन रमेश सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू रमेश। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। महिला रमेश से किस प्रकार संबंधित है। तो इसके लिए जो है वो ब्लड रिलेशन का हमारा ये क्वेश्चन है, जिसको हिंदी में रक्त संबंध एक चैप्टर आता है रीजनिंग में, उसमें जो ये रहता है। अगर आप इसमें जो है वो मतलब स्टेजेस जो है वो बना लेते हो कि जैसे जो ब्रदर है या कज़न है होता है वो उनको सिमिलर एक ही उसमें बनाते हैं, फादर को हम एक स्टेज ऊपर बनाते हैं, ग्रैंड फादर को उससे भी ऊपर बनाते हैं। तो इस तरीके से जो अगर आपको पता है कि इसका मतलब फॉर्मेशन कैसे होती है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि कैसा बनता है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, रमेश बना लेते हैं पहले, रमेश ही रहा, फिर वह मेरे पिता मतलब इससे एक पीढ़ी ऊपर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे मतलब आप किसी भी जो मेल पर्सन है और फीमेल पर्सन है उनके लिए आप कोई सिंबल रख सकते हो, ताकि आपको मतलब आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है। मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ, प्लस करती हूँ मेल के लिए और फीमेल के लिए माइनस करती हूँ। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, रमेश ने कहा, रमेश हमने बना दिया। उसके बाद वो मेरे पिता, रमेश के पिता हमने यहाँ पे बना दिए, ये प्लस है, इससे पता चलेगा कि ये मेल पर्सन है। पिता की पत्नी जो है वो हमने यहाँ पे बना दी, मैंने इसको नेगेटिव से दिखा दिया, ये हो गई इनकी पत्नी के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा इनका यही हो गया। रमेश की बेटी है मतलब एक पीढ़ी नीचे जो है वो आएगी, बेटी ये रही, और नेगेटिव से मैंने दिखा दिया कि ये जो है वो मतलब फीमेल है। तो बोल रहा है कि महिला रमेश से किस प्रकार संबंधित है। जो ये महिला है वो जो है वो क्या है, तो वो रमेश की क्या है, हमारी डॉटर है। तो डॉटर इसका हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट भी हमारा ब्लड रिलेशन का ही है। तो बनाते हैं, यदि ए बी का पुत्र है, मतलब बी जो है वो यदि ए है इसका पुत्र, तो ए जो है वो इसका पुत्र है। मैंने आपको अभी बताया कि मेल के लिए मैंने प्लस जो है वो रखा है, तो आप प्लस जो है वो लगा सकते हो। ये बी का पुत्र है, बी का अभी यहाँ पे यहीं तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, तो बी का जेंडर अभी नहीं पता है। ये माता भी हो सकती है और फादर भी हो सकते हैं और मदर भी हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं, और बी सी का भाई है, मतलब ये भाई है, मतलब लड़का है ये, तो इसके ऊपर प्लस हमने लगा दिया। किसका भाई है, सी का, सेम पीढ़ी है इसीलिए सेम ही जो है वो बनाएंगे इसको। तो सी का भाई है, लेकिन सी का जेंडर अभी जो है वो नहीं बताया गया है। जिसका जेंडर ना बताया गया हो उसको कुछ नहीं लिखते हैं, उसको वैसे ही लिखते हैं। फिर आगे है, तो सी ए से किस प्रकार जो है वो संबंधित है। तो आपको बताना है कि सी कौन है। या तो सी जो है वो मतलब ये हो गए इसके फादर के, या तो ये भाई होगा या फादर की बहन होगी, या तो मतलब फादर के भाई होंगे या फादर की बहन होगी। तो देखते हैं, या तो ये बुआ होगी, बुआ को आंटी भी बोलते हैं ब्लड रिलेशन में, और अंकल को तो अंकल ही बोलते हैं। तो फादर तो नहीं होगा, अंकल जो है वो अंकल जो है वो हो सकते हैं, अंकल ही है। लेकिन देखो आगे ऑप्शन नहीं दिया है, आंटी ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसने इसको माना है कि ये पर्सन जो है वो मेल पर्सन है, तो आपको इसी के हिसाब से देखना है कि अंकल दिया है तो ये अंकल ही होगा। तो सही ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन बी जो है वो इसका कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। ये लेटर सीरीज़ ही होती है, जैसे आप दूसरी सीरीज़ मतलब जो नंबर सीरीज़ होती है उसी के जैसी होती है हमारी लेटर सीरीज़, बस इसमें आपको लेटर दिए हैं। अगर आपको इन लेटर की प्लेस वैल्यू पता है, इनकी पोजीशन पता है कि कौन से नंबर पे आते हैं, तो आप आसानी से जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला ऑप्शन है पहला है हमारा, ये आता है फर्स्ट पे, सी आता है हमारा 3 पे, एफ आता है हमारा 6 पे, जे आता है हमारा 10 पे, और ये आता है हमारा 15 पे। अब देखो सीरीज़ ही बन गई ना पूरी। अब इसको आपने देखना है कि क्या चल रहा है यहाँ पे देखो +2 हो रहा है, फिर 3 से 6 जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, 6 से 10 जा रहे हैं +4 हो रहा है, 10 से 15 जा रहे हैं +5 हो रहा है, तो +6 होगा हमारा, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 21 होगा, और 21 पे हमारा यू आता है। तो ऑप्शन भी हमारा इसका कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईजी होता है अगर आपको प्लेस मतलब इनके नंबर लेटर का ये पता है कि कौन से नंबर पे आता है, पैटर्न देखना है कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस उसके हिसाब से आपको इसको लगाना है।
तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह का ये सीरीज़ है। अगर आप सबसे पहले आपको इसका नंबर लिखना होता है, जैसे 26 पे आता है Z, 24 पे आता है X, U हमारा 21 पे आता है और Q हमारा आता है 19 पे। अब इसको देखो, 26 से 24 जा रहा है मतलब -2, 24 से 21 जा रहा है मतलब -3, 21 से 19 जा रहा है मतलब कितना हो गया हमारा, ये 19 पे नहीं 17 पे आता है, सॉरी, जो Q आता है हमारा वो आता है हमारा 17 पे, ये बाय मिस्टेक हुआ है। तो ये हो गया हमारा 4। तो 17 से हम कितना माइनस करना है पड़ेगा, अब हमें 5 जो है वो माइनस करना पड़ेगा। 17 से हम -5 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 पे क्या हमारा L जो है वो आता है। तो इस तरीके से, अगर मैंने अगेन आपको बता रही हूँ कि अगर इसके आपको पोजीशन पता है कि A कितने पे आता है, B कितने पे आता है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस पैटर्न फॉलो जो है वो देखना है कि किस तरीके से जो है वो जा रहा है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें अगेन जो है वो आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, मिसिंग नंबर आपको बताना है। देखो, एक बार में ही जो डिजिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जब बहुत ज़्यादा डिजिट जो है वो बढ़ जाती है तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं मल्टीप्लाई के, क्योंकि मल्टीप्लाई ही ऐसा होता है जिससे एकदम जो है वो जंप करके डिजिट जो है बड़ा चला जाता है। जैसे कि मान लो 3 में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा 6 आएगा, देखो दूसरा डिजिट। अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आएगा, और अगर 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 72 आएगा, और अगर 72 को हम अब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो 5 से ही करना पड़ेगा। तो 5 से करेंगे तो 5 2 10 का 0, एक 5 7 35 और एक 36, तो ये हमारा 360 जो है वो हो जाएगा। कहाँ पे, हाँ ये रहा हमारा 360। तो ऑप्शन सी इसका कैसा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। हाँ, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का PDF जो है वो डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।